हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में है। ये टॉपिक स्टूडेंट्स को काफ़ी क्रिटिकल और कंफ्यूजिंग लगती है। इस वीडियो के थ्रू आज मैं इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। पोस्ट मॉडर्निज्म एक रिएक्शन है मॉडर्निज्म के अगेंस्ट, यानी कि मॉडर्निज्म की जो भी थियोरीज है उसे पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट करता है। इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए मॉडर्निज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कि ऐसे क्या थियोरीज थे मॉडर्निस्ट थिंकर्स के जिसके अगेंस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म खड़ा हुआ था। मॉडर्निज्म का शुरुआत एनलाइटमेंट आइडिया से हुआ था। ये वो पीरियड था जब भगवान पर से लोगों का विश्वास कम हो रहा था और लोग साइंस, रीज़न, लॉजिक, रेशनैलिटी के थ्रू चीज़ों को देखना चाहते थे एक अच्छी लाइफ पाने के लिए। तो कह सकते हैं कि मॉडर्निज्म एक टाइम पीरियड है जो 17th सेंचुरी के एनलाइटमेंट पीरियड से स्टार्ट हुआ था। मॉडर्निज्म खुद एक रिएक्शन था मिडिवलिज्म के अगेंस्ट। ये वो पीरियड था जहां लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस फेथ को यूनिवर्सल ट्रुथ मानते थे। मॉडर्नाइजेशन फेज एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था जिसके चलते वर्ल्ड में तरह तरह के इन्वेंशंस हुए, जैसे कि एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इन टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि ह्यूमन का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होगा और लाइफ ईजी और बेटर बनेगा। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी और वर्ल्ड पर एक डाउट और सस्पिक्शन क्रिएट कर दिया। ये एजम्पशंस कि साइंस और टेक्नोलॉजी ह्यूमन कंडीशंस को इम्प्रूव करेगा एक फेलर बन गया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और खतरनाक एटॉमिक बॉम्ब्स, बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर होने लगे। यही कारण था कि लोगों का विश्वास मॉडर्निज्म से उठने लगा। जब किसी भी टर्म में इज्म यूज होता है, जैसे कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, मॉडर्निज्म, तो उसे हम एक सेट ऑफ आइडियोलॉजी और अप्रोच की तरह देखते हैं। उसी तरह अगर हम मॉडर्निज्म की बात करें तो ये भी एक सेट ऑफ आइडियोलॉजी और अप्रोच को पॉइंट आउट करता है जो ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक स्टडी पर बेस है। मॉडर्निज्म का मोटो यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को खोजना है ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग इतना रेशनल होता है कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ को ढूंढ सके। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ को डिस्कवर करके हम इस्टेब्लिश कर ले अपने सोसाइटी में तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल प्रिंसिपल एक ऐसा थ्योरी होगा जिसे हर कोई मानेगा एक एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरह। उसे सब लॉजिकली एक्सेप्ट करेंगे। ये किसी ग्रैंड नैरेटिव या मेटा नैरेटिव पर बेस होगा और लोग इसे अनक्वेश्चनेबली फॉलो करेंगे। ग्रैंड नैरेटिव को हम एक मेन स्ट्रीम स्टेटस को मास्टर आइडिया कह सकते हैं जो वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हो, जैसे कि कैपिटलिज्म, एनलाइनमेंट, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी, पैट्रियार्कल ऑर्डर। ये सब ग्रैंड नैरेटिव्स हैं क्योंकि लोग इसे फॉलो करते हैं एक आइडियल मॉडल की तरह। मॉडर्निज्म ऐसे ही ग्रैंड नैरेटिव्स पर विश्वास करता है और उसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहता है। मॉडर्निज्म थ्योरी जब डेवलप हो रहा था उसी दौरान दो आइडियोलॉजीज काफ़ी चर्चे में थे। पहला लिबरलिज्म और दूसरा मार्क्सिज्म। लोग लॉजिक्स लगा रहे थे कि लिबरल सोसाइटी ज़्यादा अच्छा है जिसमें फ्री मार्केट और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड होगा, या मार्क्सिस्ट सोसाइटी अच्छा है जहां ना स्टेट होगा और ना क्लास डिवीजन होगा और ना प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होंगे। उस समय लोग लॉजिकली और रेशनली सोच रहे थे, एक गुड चॉइस करना चाहते थे जो रिलीजन बाइंडेड नहीं होगा और एक बेटर लाइफ की तरफ उन्हें ले जाएगा। ये दोनों आइडियोलॉजीज को हम मेटा नैरेटिव्स या ग्रैंड नैरेटिव्स कह सकते हैं क्योंकि लोग यूनिवर्सल ट्रुथ को इन दोनों आइडियोलॉजीज में ढूंढ रहे थे। हालांकि कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन उस दौरान हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर खोला जहां ढेर सारी डेवलपमेंट देखने को मिली थी जिसे मॉडर्निस्ट थिंकर एक अचीवमेंट कहते हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म सिर्फ डेवलपमेंट्स ही नहीं लाया बट साथ ही साथ कॉलोनाइजेशन भी लाया, जो कि लोगों को एक बेटर प्लेस नहीं दिया बट उनका फ्रीडम उनसे छीन लिया।
फिलिप सेल्ज़निक के अकॉर्डिंग मॉडर्निटी आने के 4 रीजंस हैं। पहला है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। मॉडर्निज्म से पहले मीडिएवलिज्म फेज था, यानी सारे पावर्स रिलीजन और चर्च के हाथ में थे। लोग रिलीजन के ऑथेंटिसिटी को सेल्फ क्वेश्चन करते हुए रीजंस और रेशनैलिटी ढूंढने लगे। उन्हें पावर किसी धर्म या किंग के हाथ में नहीं चाहिए था, बल्कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के हाथ में चाहिए था। जॉन लॉक के आइडियाज़ को फॉलो करते हुए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जैसा स्ट्रक्चर्स बना, जो साइंटिफिकली प्रॉब्लम्स को डील करेगा और यूनिवर्सल ट्रुथ के तरफ पहुंचाएगा। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन से मॉडर्निज्म फेज स्टार्ट हो गया था। दूसरा है सेक्युलराइजेशन। इसमें भी वही बात आएगी कि सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम हो उसे धर्म से नहीं, रेशनैलिटी और लॉजिक से जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेचुरल डिज़ास्टर हुआ जैसे सूखा पड़ा या फ्लड आया, तो उसे भगवान के गुस्से से रिलेट ना करके उसे साइंटिफिकली समझना है कि आखिर ये नेचुरल डिज़ास्टर हुआ क्यों। सो मॉडर्निज्म में लोग सेक्युलराइजेशन की तरफ बढ़ने लगे और काफ़ी रेशनल होने लगे। अब तीसरा है एटोमाइजेशन। इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है फ्रेगमेंटाइज होना, यानी स्प्लिट होना किसी सेक्शन, ग्रुप या फैक्शंस में, या ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी से इंडिविजुअल में स्प्लिट होना। पहले कम्युनिटी या चर्च का पोजीशन सुप्रीम होता था, बट जब से ह्यूमन को रेशनल बीइंग समझा जाने लगा, तब से इंडिविजुअलिज्म को भी वैल्यू दिया जाने लगा और उन्हें अच्छा डिसीजन मेकर समझा जाने लगा। इसके बाद से ही कम्युनिटी इंडिविजुअल्स में फ्रेगमेंट होने लगे और हर इंडिविजुअल्स को रेशनल बीइंग समझा जाने लगा। चौथा है रेशनल कोऑर्डिनेशन। अब एक सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बेस्ट लोगों को रिक्रूट और कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इसका मतलब पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस लॉटरी बेसिस पर या हायरार्कल बेसिस पर डेवलप नहीं होगा, बल्कि लोगों के रेशनल एबिलिटी, उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी से उन्हें रिक्रूट किया जाएगा, ताकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर साइंटिफिक ढंग से कोऑर्डिनेट किया जा सके। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक इम्पॉर्टेंट रीज़न माना जाता है मॉडर्निज्म या मॉडर्निटी एरा के स्टार्ट होने का। तो मॉडर्निस्ट थिंकर जैसे कि वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ ने लोग को कॉन्शियस करना शुरू किया कि साइंस एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है यूनिवर्सल ट्रुथ पाने का। उनके मेन आइडियोलॉजीज थे बिलीव इन एनलाइटमेंट प्रिंसिपल्स, यानी चीज़ों को क्रिटिकली और रीज़न के साथ देखें, रिलीजन पर विश्वास नहीं करो बट साइंस पर करो। रिलायंस ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल थियोरी और लॉज पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट हैं। सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल, डार्क एजेस में लोगों को खुद के अकॉर्डिंग सोचने का राइट नहीं था, बट मॉडर्निस्ट थिंकर्स के अकॉर्डिंग अगर इंसान सेल्फ कॉन्शियस होके चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली और रेशनैलिटी से समझेगा, तभी वो बेटर लाइफ अचीव करेगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस और रीजंस का इस्तेमाल करके कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, कॉमोडिफिकेशन, अर्बनाइजेशन, मास एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सिक्योराइजेशन, सोशल मोबिलिटी, वेलफेयर सिस्टम, ब्यूरोक्रेटाइजेशन कंसेप्ट को उस दौरान डेवलप किया गया। पॉलिटिकल एनालिस्ट के अकॉर्डिंग मॉडर्निज्म फेज काफ़ी अच्छा था, बट कैपिटलिज्म के आने से थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जब यूरोपियंस पावरफुल होने लगे तो वो डेवलपमेंट फेज से एक्सट्रीम होकर कॉलोनाइजेशन फेज तक चले गए। अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका पर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया और स्लेव ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई। यानी मॉडर्निज्म जो बेटर वर्ल्ड का बात करता था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि यूरोप अपने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स से कंट्रीज को कंट्रोल करने लगा, ना कि उन कंट्रीज को फ्रीडम दिया। वीडियो में आगे हम पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म के डिफरेंसेस को समझेंगे। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों कंसेप्ट पर और क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम पोस्ट मॉडर्निज्म को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ईयर वाइज कहे तो 1968 से और हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेट करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पोस्ट मॉडर्निज्म कंसेप्ट का जन्म हुआ और 1970s में ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। जब देखा गया कि मॉडर्निटी के आने से न्यूक्लियर वॉर, 2 वर्ल्ड वॉर, फेसिज्म, हॉलोकास्ट ऑफ ज्यूज, डिस्ट्रक्शंस, इनसिक्योरिटीज क्रिएट हो गए,
तब एज अ रिएक्शन मॉडर्निटी के अगेंस्ट एक नया चैलेंज खड़ा हुआ जिसका नाम पोस्ट मॉडर्निज्म है। ICT रिवॉल्यूशन, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, फेमिनिस्ट मूवमेंट, इंडिजिनियस पीपल मूवमेंट्स एक ग्लोबलाइज चेन सिस्टम बनाया जिसे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग एनालाइज कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन कंट्रीज़ का क्या सर्कमस्टेंसेस था और हमारी कंट्रीज़ का क्या सर्कमस्टेंसेस है और क्यों हम अलग हैं। ये भी एक वजह था जिससे पोस्ट मॉडर्निज्म की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुई थी। पोस्ट मॉडर्निज्म कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है जहाँ इंटेलेक्चुअल्स अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं और कोई थियोरीज बनाकर देते हैं, बट ये एक एरा है, एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट का कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं है, ये लगातार खुद को चेंज करता रहता है नए नए सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। यानी पोस्ट मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग वैल्यूज सर्टेन और एब्सोल्यूट नहीं होते बल्कि रिलेटिविज्म और प्लूरलिज्म बेस्ड होते हैं। यहाँ कोई भी छोटी या बड़ी इंसिडेंट हो, सबको वैल्यू किया जाता है। किसी एक थ्योरी को ग्रैंड या मास्टर थ्योरी नहीं कहा जाता है मॉडर्निज्म के कंपैरिजन में, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ और ग्रैंड थ्योरीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म के ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को गलत ठहराते हुए कहता है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रूथ इज सब्जेक्टिव, क्रिएटेड एंड कॉन्टेक्चुअल। इस दुनिया में मिलियंस ऑफ ट्रूथ होते हैं, जितने लोग उतने ट्रूथ। हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू यानी नज़रिया होता है। जिस नज़रिए से वो उस सब्जेक्ट को देखता है उसके लिए वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल ट्रूथ का कंसेप्ट बेसलेस है। जो भी थियोरीज मॉडर्निज्म पीरियड में हमारे सामने रखा गया है वो बस सोसाइटी के डोमिनेंट सेक्शन का पर्सपेक्टिव है, ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। पोस्ट मॉडर्निज्म का ओरिजिन यूरोप में हुआ था, स्पेशली यूरोप की फ्रांस में हुआ था। दरअसल यूरोप में ऑब्जेक्टिव स्टडी के थ्रू पॉलिटिकल थ्योरीज बनाई जाती थी। यूरोपियन अमेरिकन थ्योरीज को एक नॉर्म माना जाता था पूरे वर्ल्ड में और उनके थ्योरीज को लोग फॉलो करते थे एक आइडियल थ्योरी समझकर। पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर इस बेस को ही रिजेक्ट करते हैं, उनके पॉलिटिकल थ्योरीज को क्रिटिसाइज करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म एक स्टैब्लिश्ड कल्चर, आइडियोलॉजी, लैंग्वेज, वैल्यूज, नॉर्म्स को चैलेंज करता है इस बेसिस पर कि कोई एक आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, हिस्ट्री, थियोरी, कल्चर, वे ऑफ लैंग्वेज ट्रू नहीं है, सच नहीं है। देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज, आइडियाज एंड थॉट प्रोसेस। पोस्ट मॉडर्निज्म की 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, टॉलरेंस, डाइवर्सिटी और चॉइस। क्योंकि ये डाइवर्स व्यूज़ और आइडियाज़ को सपोर्ट करता है तो लोगों को टॉलरेंट होना होगा हर किसी के आइडियाज़ से, एज यूनिवर्सल ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करता। लोग उनके आइडियाज़ पर आर्ग्यू नहीं कर सकते कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, और सबके व्यूज़ को रेस्पेक्ट देना होगा। पोस्ट मॉडर्निस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे मल्टीपल आइडियाज़ और व्यूज़ अवेलेबल रहने से हमारे पास चॉइसेस काफ़ी ढेर सारी रहेंगी, जिससे हम चीज़ों को और अच्छा से समझ पाएंगे। इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म को पर्सपेक्टिव बेस्ड, कंडीशन बेस्ड, चांस बेस्ड कहा जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म हर चीज़ को क्रिटिकल तरीके से देखता है। उसके अकॉर्डिंग नॉलेज लिमिटेड और पार्शियल होता है, इसलिए एक यूनिफाइड बॉडी ऑफ थॉट बनाना मुश्किल है। यहाँ नॉलेज लिमिटेड और पार्शियल का मतलब होता है कि जो नॉलेज को मैं वैल्यू करती हूँ, क्या पता सामने वाले को वो टॉपिक नॉलेजेबल ना लगे, या अगर उसे वो टॉपिक पता हो लेकिन उसके लिए वो एक नॉलेज जितना इम्पॉर्टेंट ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल का इम्पोर्टेंस अलग होता है, बट कॉलोनाइजर्स के लिए वो नॉलेज इतना इम्पॉर्टेंट ना हो, या नज़रिया बिल्कुल अलग हो इंडियंस और यूरोपियंस का। सो नॉलेज को यहाँ इंटरप्रिटेटिव, लिमिटेड और पार्शियल कहा गया है, क्योंकि ये किसी न किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखा रहा है। किसी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, किसी के लिए नॉट सो इम्पॉर्टेंट, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। अब चलिए कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। जीन फ्रैंकोस लियोटार्ड, इनका जन्म 1924 में फ्रांस में हुआ था और इन्होंने फर्स्ट टाइम पोस्ट मॉडर्निज्म को इंट्रोड्यूस किया था अपने बुक के थ्रू, जिसका नाम द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 है। लियोटार्ड के अकॉर्डिंग एनलाइटमेंट प्रोजेक्ट के फेलियर के चलते
पोस्ट मॉडर्निज्म कंसेप्ट डेवलप हुआ। उनके अकॉर्डिंग अभी जो पीरियड चल रहा है वही पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड है। एनलाइटमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें लोग भगवान और धर्म को साइडलाइन करके रीज़न, टेक्नोलॉजी, साइंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को एनालाइज करने लगे ताकि एक बेटर लाइफ मिल सके। लियोटार्ड अपने बुक के थ्रू मॉडर्निस्ट फेज के थिंकर्स से पूछ रहे हैं कि क्या उनका एनलाइटमेंट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, क्या लोगों को एक बेटर लाइफ मिला। अब लोगों में वर्ल्ड वॉर का डर है, न्यूक्लियर थ्रेट का डर है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। क्या यही मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग अच्छी लाइफ है, एक बेटर वर्ल्ड है? लियोटार्ड ने मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि मॉडर्निज्म के आने से वर्ल्ड एक बेटर प्लेस नहीं बना बल्कि एक केओस प्लेस बन गया है। लियोटार्ड मेटा नैरेटिव्स और ग्रैंड नैरेटिव्स को डिस्ट्रस्ट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल ग्रैंड थ्योरीज पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही उन पर हम डिपेंडेंट हो सकते हैं। मॉडर्निज्म और कैपिटलिज्म पर अब लोग भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बेटर लाइफ नहीं दिया जो कि मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग पॉसिबल था। जैकिस डेरिडा के अकॉर्डिंग देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव और एब्सोल्यूट ट्रुथ। दुनिया में एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी चीज़ होती ही नहीं है। He challenged and questions binary and hierarchy of language. उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज खुद ही पावर को रिप्रेजेंट करता है और ये एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। किसी भी लैंग्वेज में एक बाइनरी प्रेजेंट होता है, जैसे मेल, फीमेल, वॉर, पीस, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, गुड, बैड। इन बाइनरीज में एक को हम अच्छा और पावरफुल कहते हैं और दूसरे को इन्फीरियर और बुरा कहते हैं। इस डिवीजन को हम कल्चरली क्रिएट करते हैं। इस लैंग्वेज बाइनरी को डेरिडा रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि कोई भी वर्ड के मीनिंग यूनिवर्सल नहीं होता। किसी के लिए वॉर बुरा होता है और किसी के लिए कॉलोनाइजेशन और कम्युनल किलिंग से बचने का तरीका होता है वॉर। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है जो लोग अपने सर्कमस्टेंसेस के थ्रू कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस लैंग्वेज बाइनरीज के रिजेक्शन के थ्योरी को डेरिडा डिकॉन्स्ट्रक्शन का नाम दिए हैं। डेरिडा ने इस डिकॉन्स्ट्रक्शन के मेथड को यूज़ किया है डोमिनेंट नैरेटिव्स के हिडन इंटरेस्ट को सबके सामने लाने के लिए। अब जानते हैं कौन बनाते हैं ये डोमिनेंट नैरेटिव्स। एलिट्स कंस्ट्रक्ट डोमिनेंट नैरेटिव्स अबाउट रियलिटी। एलिट क्लास पीपल डोमिनेंट नैरेटिव्स को प्रमोट करते हैं ताकि लोग उनका बात आंख बंद करके माने। ग्रैंड नैरेटिव्स आर यूज्ड टू ऑप्रेस माइनॉरिटीज़। ग्रैंड नैरेटिव्स को यूज़ किया जाता है माइनॉरिटीज़ की सोच को दबाने के लिए, यानी कि माइनॉरिटीज़ की नैरेटिव्स की कोई वैल्यू नहीं होती। डोमिनेंट नैरेटिव्स हेल्प्स द एलिट टू स्टे इन पावर, यानी एलिट क्लास के लोग डोमिनेंट नैरेटिव्स को एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं ताकि वो हमेशा पावर में रह सके। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस जो एक एलिट क्लास हैं वो अक्सर एम्प्लॉयमेंट इशू जो कि एक डोमिनेंट नैरेटिव है उसे इस्तेमाल करते हैं पावर में रहने को। एम्प्लॉयमेंट इशू को लोग एक बेस मानकर वोट करते हैं। इसी तरह से एलिट क्लास डोमिनेंट नैरेटिव्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी डोमिनेंट नैरेटिव को पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स डिबंक यानी रिजेक्ट करते हैं। मिचेल फोको ने पावर, नॉलेज और डिस्कोर्स का इस्तेमाल किया है पोस्ट मॉडर्निज्म को समझाने में। उनके अकॉर्डिंग नॉलेज ही पावर है और ये हर जगह होता है, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो या असाइलम हो, जहाँ लोग साथ बैठकर कुछ डिस्कस करें और एक अल्टीमेट डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन तक पहुँचे कि ये सच है, वही नॉलेज है। नॉलेज को किसी स्टेट पॉलिटिकल एजेंट का ज़रूरत नहीं, ये खुद अपना रास्ता बना लेता है किसी लोकलाइज ग्रुप में भी। यानी नॉलेज ज़रूरी नहीं कि किसी एजुकेटर, इंटेलेक्चुअल के थ्रू ही आएगा, ये एक छोटे बच्चे के थ्रू भी आ सकता है। मॉडर्निज्म नॉलेज को लिमिट करता है ग्रैंड नैरेटिव्स का नाम देकर और माइनॉरिटीज के परसेप्शन और नॉलेज को इग्नोर करता है, बट पोस्ट मॉडर्निज्म हर किसी के नॉलेज को वैल्यू देते हैं। फोको के अकॉर्डिंग देयर इज नो फिक्स आइडेंटिटीज एंड सब्जेक्ट कैटेगरीज एस्टैब्लिश्ड बाय मॉडर्निज्म। देयर आर मल्टीपल आइडेंटिटीज एंड मल्टीपल सब्जेक्टिव्स। आवर आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन द अदर, यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग की एक नहीं बल्कि ढेर सारी आइडेंटिटी होती है। एक सेम इंसान एक सिचुएशन में ऑप्रेसर और दूसरे सिचुएशन में ऑप्रेस्ड हो सकता है।
जैसे एक हाई कास्ट वुमेन ऑप्रेसर रोल प्ले करेगी एक लो कास्ट वुमेन के सामने, लेकिन वही हाई कास्ट वुमेन ऑप्रेस्ड रहेगी हाई कास्ट मेल के सामने। यानी सेम वुमेन की अलग अलग आइडेंटिटीज अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में। कोई भी फिक्स रिजिड आइडेंटिटी नहीं होगी जिसमें हम एक ह्यूमन बीइंग को डाल सकें। यानी पावर किसी पर्टिकुलर इंसान के हाथ में नहीं होता है, ये एक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल नेट के हाथ में होता है। ये महज एक इत्तेफाक की बात है कि आप उस पावर गेम में एक डोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव का रोल प्ले करेंगे या आप उसका एक पार्ट बनेंगे। इसलिए फोको ने कहा है कि नॉलेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्टमैटिक डोमिनेशन का। अब चलिए हम मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, जिससे आपको एक रिकैप भी मिलेगा अभी तक के लेक्चर्स का और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी इन दोनों कंसेप्ट्स पर। मॉडर्निज्म पीरियड में लोगों का पोजीशन उनकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन डिसाइड करता था उनका क्लास और सोशल आइडेंटिटी। मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही पावर है, ऐसा मॉडर्निज्म का कहना है। पोस्ट मॉडर्निज्म को पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म से लिंक किया जाता है और कहा जाता है कि अब सोसाइटी की डेवलपमेंट उनकी इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि नॉलेज और कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। मॉडर्निज्म में अगर ओनर है तो डोमिनेट करेंगे और अगर वर्कर है तो डोमिनेट होंगे। एक क्लास हायरार्की रहता है जिसे सबको फॉलो करना पड़ता है। एक तरह से कह सकते हैं कि उनका ग्रैंड नैरेटिव कैपिटलिज्म है। लेकिन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी किसी एक नैरेटिव को या कह सकते हैं कि किसी ग्रैंड नैरेटिव को फॉलो नहीं करता, ये मल्टीपल नैरेटिव को फॉलो करता है। मॉडर्निज्म में प्रोड्यूसर प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में प्रोड्यूसर कंसेप्ट को हटाकर कंज्यूमरिज्म कंसेप्ट पर फोकस किया जाता है। मॉडर्निज्म के पीरियड में क्लास एथनिक लॉयल्टीज एक इम्पॉर्टेंट टूल रहता था पावर रिप्रेजेंटेशन का। बट पोस्ट मॉडर्निज्म किसी क्लास, रिलीजियस, एथनिक आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो मल्टीपल आइडेंटिटीज को इम्पोर्टेंस देता है। मॉडर्निज्म का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसका फाउंडेशनलिज्म बिलीफ है, यानी वर्ल्ड में एक यूनिवर्सल वैल्यू और एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ रहेगा और उसी बेसिस पर वर्ल्ड का फाउंडेशन तैयार होगा। बट पोस्ट मॉडर्निज्म ने फाउंडेशनलिज्म बिलीफ को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि कोई भी आइडिया और बिलीफ हमेशा सेम नहीं रहते, कभी भी सर्टेनिटी जैसा चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस सिचुएशंस बदलते रहते हैं। एक ही स्केल पर सारे सिचुएशंस को मापना सही नहीं। मॉडर्निज्म ऑब्जेक्टिविज्म पर बेस है। इनके अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव स्टडी करके थियोरी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ह्यूमन बीइंग के नेचर को समझना है तो कुछ लोगों को कलेक्ट करके उनका इंटरव्यू लेने से हम एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म सब्जेक्टिविज्म को फॉलो करता है। उसके अकॉर्डिंग हर ह्यूमन बीइंग का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, उनका अपना बचपन होता है जिसमें रहकर वो एक माइंडसेट बनाते हैं। सब अलग अलग सिचुएशन में बड़े होते हैं। ह्यूमन नेचर को ऑब्जेक्टिविटी से स्टडी करना इम्पॉसिबल है। मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल ट्रुथ और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करता है, बट पोस्ट मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल ट्रुथ और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट नहीं करता। सेम थ्योरीज हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्रांस में बोर्जुआस और प्रोलेटेरिएट के बीच एक क्लास स्ट्रगल था, बट इंडिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा के बीच कास्ट हायरार्की था। यानी बोर्जुआस और प्रोलेटेरिएट वाली थ्योरी हम इंडिया के कास्ट इशू को सॉल्व करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म ने सब्जेक्टिविज्म को इम्पोर्टेंस दिया है, ऑब्जेक्टिविज्म को नहीं। एक थ्योरी जनरली एक सब्जेक्ट एरिया तक ही लिमिटेड रहता है। मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज होता है लोगों को एजुकेट करने के लिए, और पोस्ट मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज कॉलोनियलिज्म के तरह लोगों पर अटैक करता है। मॉडर्निज्म में लिमिट ऑफ चॉइस होते हैं, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में फ्लेक्सिबिलिटी, ओपननेस, अपॉर्चुनिटी, अनलिमिटेड चॉइसेस मिलती हैं। मॉडर्निज्म एब्सोल्यूटिज्म और सर्टेनिटी बेस्ड होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म
प्लूरलिज्म रिलेटिविज्म होता है। देयर इज नो पर्टिकुलर थ्योरी, न्यूमरस थ्योरी एग्जिस्ट साइड बाय साइड। पोस्ट मॉडर्निज्म हाई कल्चर बेस्ड होता है, एलिट बिलीव करते हैं इस कल्चर को। पोस्ट मॉडर्निज्म पॉपुलर कल्चर होता है जो ट्रेंड में रहता है। मॉडर्निज्म में डेफिनेशंस फिक्स रहते हैं, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में डेफिनेशन कभी भी फिक्स नहीं हो सकते हैं। मॉडर्निज्म प्लानिंग, थियोरेटिकल, एनालिटिकल स्टडी पर बेस होता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकलिटी, एनार्कियल बेस्ड होता है। मॉडर्निज्म में ट्रुथ को डिस्कवर किया जाता है, इसकी खोज की जाती है और एक पर्टिकुलर ट्रुथ पर हम सेटल हो जाते हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में ट्रुथ को बनाया जाता है और हर समय अलग अलग सिचुएशंस में उसे क्रिएट किया जाता है। मॉडर्निज्म होमोजेनस होते हैं, यानी हर समय सेम। पोस्ट मॉडर्निज्म हिट्रोजेनस होते हैं, यानी अलग अलग सिचुएशंस में अलग होते हैं। मॉडर्निज्म में आइडिया ऑफ यूनिटी, रेशनैलिटी, ऑर्डर, आउट ऑफ केयर्स को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में आइडिया ऑफ फ्रेगमेंटेशन, केओस और डिसऑर्डर को सेलिब्रेट किया जाता है। मॉडर्निज्म में एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन का फेवर करते हैं। ये एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन में मेटा नैरेटिव्स, ग्रैंड नैरेटिव्स आते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म डाइवर्सिटी ऑफ डॉक्ट्रिन यानी कि डिस्ट्रस्ट ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंग देयर शुड बी नो मेटा नैरेटिव्स, यानी यहाँ मेटा नैरेटिव्स को रिजेक्ट किया जाता है। मॉडर्निज्म पास्ट एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बेसिस पर स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म कोई भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट पर बिलीव नहीं करता और उसे यूजलेस मानता है। इन डिफरेंसेस से आपका मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। आपको इनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल गए हैं और श्योरली आप इसके रिलेटेड आंसर्स अच्छे से लिख पाएंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हैं, चाहे हम साइंस की बात करें या हिस्ट्री की। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम साइंस को एब्सोल्युटली रिजेक्ट करेंगे तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे एग्जिस्टेंस पर नहीं पड़ेगा? यानी आज के समय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या कोविड वैक्सीन बिना साइंस का पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमारी डिपेंडेंसी साइंस पर बहुत है और हम साइंस की थ्योरीज को डिबंक यानी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पोस्ट मॉडर्निस्ट ने हिस्ट्री को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि हिस्ट्री यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बल्कि हिस्टोरियंस का खुद का ओपिनियन है। चलिए, इस बात में अगर सच्चाई है तो ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री 100% झूठ है। इनमें कुछ तो सच्चाई होगी जो एक इवेंट को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगी। अगर हर चीज़ को हम क्रिटिकली देखेंगे तो कभी भी हम किसी हिस्टोरिकल इवेंट को समझ नहीं पाएंगे, या कह सकते हैं कि हम कभी भी कोई थियोरी पर टिक नहीं पाएंगे और फर्दर स्टडीज नहीं हो पाएंगे। तो आप बताइए कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट्स कितने रेलिवेंट है। फिर क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म को समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर थियोरी नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, तो किस बेसिस पर लोग कम्युनिकेट करेंगे। ये बियॉन्ड टेस्टेबिलिटी है। नॉलेज को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग हर इंसान के थॉट्स इम्पॉर्टेंट है। किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना, बस मल्टीप्लिसिटी ऑफ थिंकिंग को रिस्पेक्ट देना है। ऐसे एग्जिस्टेंस से कोई कभी भी किसी टाइप के कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकता और इसे टेस्ट भी नहीं कर सकते कि ये कितना रेलिवेंट है। इसीलिए पोस्ट मॉडर्निज्म को मीनिंगलेस भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसे किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा नहीं जा सकता। यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोविड या तो वायरस है या तो गॉड का पनिशमेंट या एक बायोलॉजिकल वेपन है। बट मॉडर्निस्ट के अकॉर्डिंग ये एक वायरस है जिसे साइंस के थ्रू ठीक किया जा सकता है। इट एड्स नथिंग टू एम्पेरिकल एंड एनालिटिकल नॉलेज, नोम चॉम्स्की ने कहा है। इनके अकॉर्डिंग बिना फाउंडेशनल बेस के कोई थ्योरी फ्रेम नहीं किया जा सकता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना कंक्लूजन तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना हम किसी नॉलेज को एम्पेरिकली टेस्ट कर पाएंगे और ना एनालाइज कर पाएंगे। ये थे कुछ क्रिटिसिज्म पोस्ट मॉडर्निज्म को लेकर। एक नटशेल में बताऊं तो पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट इंडस्ट्रियल के बाद का फेज है, कंज्यूमर ड्रिवन है, ग्लोबलाइज सोसाइटी पर बेस्ड है। पीपल नाउ डू नॉट वांट टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद एनी मेटा नैरेटिव्स, दे इक्वली वैल्यू ऑल व्यूज।
आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म के बारे में।